नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूँ हिंदी की 9th स्टैंडर्ड हिंदी की 6 यानी कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो पहले हम यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय यहाँ पे पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन से तो आपको पता चल गया होगा कि ये बच्चन जी कौन है। तो बच्चन जी यानी कि जो हमारे आज के जो सुपरस्टार हम जो इसको कहते हैं अमिताभ बच्चन जी, उसके पिताजी, उसका नाम था हरिवंश राय जी बच्चन। तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसका जन्म, उसका मृत्यु और उसकी विशेषताएं, उसने क्या क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, उसके बारे में। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब हम लिखते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, तब लेखक का परिचय हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कवि हो, कोई भी हो, तो उसके परिचय के बारे में हमें लिखना पड़ता है। क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, इसने कौन कौन सी बेस्ट कृतियाँ लिखी है, ऐसा सब कुछ आता है। तो हम पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का सबसे बड़ा जो उसका काव्य संग्रह मधुशाला, वो बहुत प्रख्यात हुआ था उस दिन, तब उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। तो हरिवंश राय ने क्या क्या लिखा, किस तरह से लिखा, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जन्म उसका हुआ था 1907 में, ठीक है, और उसका मृत्यु यानी कि 2003 में। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। मैंने पहले बोला था ना कि मधुशाला, जिसकी कृति से उसका नाम बहुत बहुत अमर हो गया था। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जक किया है उसने, बहुत मात्रा में, यानी कि बहुत सारे उसने साहित्य लिखे। छायावदोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में क्या क्या उसने कौन कौन सी नौकरी की थी। तो उसने पहले इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात उसके बाद दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी, जो हम पहले रेडियो स्टेशन होता था ना आकाशवाणी, उसमें उसने एक स्थल पर अपनी सेवाएं दी थी। भारत में एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उसको एक राज्यसभा में राष्ट्रपति के हाथ में एक सीट रहती है कि राज्यसभा जो रहती है उसमें किसी को भी वो कोई जो प्रख्यात हो जाता है उसको वो अपने तरफ से राज्यसभा की एक सीट देते हैं। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। कौन सी प्रेस में की थी? पायोनियर। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी ने इतनी शोहरत मिली कि उसकी मधुशाला की सभा, सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे, बहुत बहुत लोग। वो मधुशाला की जो कवि की जो सभाएं रहती है उसमें सब बहुत लोग आते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जोहन पेटस नाम के कवि के समग्र वाङ्मय में आपने पीएचडी की है। उसने पीएचडी की थी किसमें की थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जोहन पेटस नाम की कवि के समग्र जीवन के बारे में उसने एक पीएचडी की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार मिले, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण। इतने सारे उसको पुरस्कार मिले। 3 पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, और दूसरा था इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्ति आज भी लोगों के जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्त रंगिनी, मिलन थामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक शीर्षक से 4 खंड में लिखी आपकी आत्मकथा है।
मेरी बीमारी श्यामा ने ली। आत्मकथांश से क्या है? आत्मकथांश, कि उसके जीवन पे जो बीती है उसके बारे में उसने लिखा है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। उसकी पहली पत्नी जो थी उसका नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। देखो, ये हमारे जो अभी आत्मकथा है, आत्मकथांश जो है ना, अभी हम जो उसको अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सार लिखा हुआ है कि क्या क्या है इस बारे में। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी। जो बीमारी थी ना वो बच्चन जी की बीमारी थी, मगर श्यामा ने इतनी सेवा इतनी सेवा इतनी सेवा की कि जिसके वजह से बच्चन जी तो ठीक हो गए, मगर जो श्यामा जो उसकी पत्नी थी वो बीमार हो गई। जो सेवा करते करते श्यामा ने की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते ले ली गई। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, जो पति भक्ति था ना, वो कर्तव्य परायणता और निष्ठा को प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, जो दूसरी ओर कवि को भावुकता, संवेदनशीलता और प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय की एक आत्मकथा है, उसमें से ये लिया गया है। श्यामा ने मेरी बीमारी ले ली, ऐसी मेरी बीमारी किसने ली? श्यामा ने ली। हिंदी में इस सुप्रसिद्ध कवि अपने स्मरण बड़े रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं में से। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। देखो, अब इसको हम आगे पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, मगर पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अंकित किया गया है। तो पहले हम पात्र को देखते हैं, तो बच्चन जी की पत्नी जिसका नाम क्या था? श्यामा। दूसरे पात्र इसमें आते हैं गांधी जी। तो गांधी जी के जो विचार थे बच्चन जी के मन में, उसके बारे में उसने बताया है कि गांधी जी क्या कहते थे कि आप जब बीमार हो तब आपको और ज्यादा काम करना होगा। जब आप जितना ज्यादा काम करेंगे तो आप अपनी बीमारी को भूल जाएंगे, और बीमारी को भूल जाएंगे तो बीमारी अपने आप अपने शरीर में से निकल जाएगी। कोई बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, कोई भी हो, तो आप जितना ज्यादा काम करेंगे उससे आपको क्या होगा कि आपकी जो काम करने की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप बीमार है, जितना काम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा सोच सोच के आप और ज्यादा काम करेंगे। वो गांधी जी के विचार थे। इसके बाद इसमें से एक अंग्रेजी साहित्यकार है, उसने भी ऐसा लिखा है कि बुखार की हालत में भी लिखी थी बच्चन जी की दो चट्टानें आदि रचनाएं प्लूसिसी की बीमारी से लिखी और सिद्ध कर दिया कि मार से भूत भागे या ना भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य चला जाता है। ऐसा साहित्यकार किपलिंग इसमें है, एक अंग्रेजी साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार है वो किपलिंग। उसको याद रखना है कि कौन से साहित्यकार है, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, तो उसका नाम है किपलिंग। और इसमें से बाद में तीसरा पात्र जो आता है वो बच्चन जी का भाई है। जो बच्चन जी का भाई है उसका नाम है सालिग्राम। जब बच्चन जी बहुत सारे बीमार होते थे, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि परिस्थितियां इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, उसके वजह से क्या लेना पड़ता है, हमें से सोसाइटी में से कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज का भुगतान करने के लिए किसी भी तरह हमको किसी भी तरह का काम करना पड़ता था। और काम करने के लिए आप कोई भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में हो जाए फिर भी आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि कर्जदार को हमको कर्ज चुकाना पड़ता है। तो इसके बारे में भी इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। और उसका भाई था, छोटा भाई था उसका, सालिग्राम। और बाद में आता है
कि बच्चन जी को कौन सी बीमारी हुई थी। चलो, इसमें ऐसा भी प्रश्न हो जाता है कि बच्चन जी को कौन सी बीमारी थी, तो हम उसको तपेदिक बोलते हैं हिंदी में, और उसको टीबी, जो अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं टीबी, और गुजराती जो हमारी भाषा है उसको क्षय रोग भी हम कह सकते हैं। चलो, ये हो गया जो इसके पाठ के अंदर जो जो पात्र है उसके बारे में हमने बोला। अब कहेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, ये सब इस पाठ में हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो पहले हुआ था कि बच्चन जी बहुत सारे बीमार हो गए थे, बहुत बीमार होने के बावजूद भी वो अपने काम में लगे हुए रहते थे, मगर काम इतना ज़्यादा करते थे कि अपने बीमारी को वो ध्यान ही नहीं देते थे। मगर उसकी पत्नी जो है उसको पता था कि ये कोई बीमारी सामान्य बीमारी नहीं है। बच्चन जी जितना काम करेंगे वो ज़्यादा बीमार होते जा रहे थे। तो तब काम नहीं छोड़ रहे थे, मगर उसकी पत्नी ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र बोलते हैं जो उसकी पत्नी के पास, ब्रह्मास्त्र यानी कि वो एक शब्द होता है, ब्रह्मास्त्र यानी कि बाण चलाना नहीं होता, ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो कवि को यानी कि लेखक बच्चन जी को उसने ऐसा बोला कि आप बच्चन जी किसी भी तरह डॉक्टर को नहीं बताते थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा ही नहीं रहे थे। वो अस्पताल जाएंगे तो ही पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है, मगर वो अस्पताल ही नहीं जा रहे थे। अस्पताल न जाने की वजह से वो ज़्यादा बीमार हो जाते थे। मगर बच्चन जी को पता था कि अगर अस्पताल जाऊंगा तो क्या होगा कि मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कर्ज जो मैंने लिया है तो मैं कर्ज नहीं चुका सकूंगा, काम इतना करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से वो अस्पताल नहीं जा रहे थे। मगर श्यामा ने भी जिद कर ली थी, अब किसी भी तरह बच्चन जी को अस्पताल दिखाना ही पड़ेगा। तो उसने बच्चन जी को बोल दिया कि जब तक आप अस्पताल जाएंगे नहीं तब तक मैं किसी भी तरह का खाना खाने वाली नहीं हूँ। तो अब क्या होगा, ठीक है। श्यामा ने जिद कर ली थी कि किसी भी तरह बच्चन जी को अस्पताल दिखाने के लिए मुझे खाना बंद करना पड़ेगा, तो ही बच्चन जी जाएंगे दवाखाने दिखाने के लिए। अब बच्चन जी को किसी भी तरह जाना पड़ा अस्पताल गए, तब उसको पता चला कि उसको टीबी नाम की यानी कि तपेदिक नाम की बीमारी हो गई थी, ठीक है। अब उसका इलाज चालू हो गया था, मगर क्या हो रहा था कि इलाज चालू होने के बावजूद उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं होने के वजह से क्या होता था कि पैसे नहीं होने तो उसकी वजह से कि क्या होता, शालिग्राम जो था उसका छोटा भाई, उसकी वजह से उसका घर चल रहा था, मगर कर्ज नहीं चुक रहा था। तो अब श्यामा ने अब एक आइडिया और किया कि ये इलाज नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो श्यामा ने ऐसा बोला कि आप मर जाएंगे, आप बीमार होने के बाद मर जाएंगे, तो आप अपने कर्ज की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जितना भी कर्ज होगा वो मैं चुका दूंगी, आप अपना इलाज करवाइए, ठीक है। अब उसमें एक पात्र और आता है, डॉक्टर मुखर्जी, बहुत बड़ा अच्छा पात्र है। मुखर्जी के पास वो अपना इलाज करवा रहे थे, ठीक है। अब बच्चन जी को उसने बोल दिया कि आपकी बीमारी इतनी बड़ी है कि आपको बहुत सारा खर्चा आएगा। तो खर्चा आएगा तो बच्चन जी ने बोला कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवाऊं। और मुखर्जी जो डॉक्टर थे वो मुंह फाड़ थे, उसने साफ साफ बोल दिया कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने अपने मुंहफाड़ स्वभाव में उसने बोल दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, यहाँ से जाओ और मर जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तब अब उसमें क्या हुआ कि इसके जीवन की एक चुनौती हो गई कि डॉक्टर ने ऐसा बोला, तो मुखर्जी का जो उसके वाक्य जो थे, उसके जो शब्द थे, वो उसके माइंड के अंदर बैठ गए। अब तो उसने क्या किया कि अब चलो उसको छोड़ो, जो इलाज एलोपैथी हो सकता था तो अब उसका इलाज आयुर्वेदिक से होगा। तो उसने आयुर्वेदिक अपनी दवा चालू कर दी। श्यामा ने बहुत, यानी कि जब तक बच्चन जी बीमार रहे तब श्यामा ने उसकी बहुत सेवा की,
बहुत सेवा करते 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 बच्चन जी तो ठीक हो गए, मगर वो बीमारी यानी कि श्यामा इतनी थकी हुई, रात दिन देखा नहीं, भूख प्यास देखी नहीं, और उसने बच्चन जी की सेवा की। ये सेवा करते 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 क्या हुआ कि श्यामा खुद बीमार हो गई। ठीक है, तो श्यामा खुद बीमार हो गई। तो श्यामा ने अपनी, जब बच्चन जी ठीक हुए तब श्यामा ने खाट पकड़ ली, वो खटिया पर वो पड़ गई। वो खटिया पे पड़ने के बाद मगर फिर से वापस वो खटिया से नहीं उठी। वो जो बीमारी थी, ऐसा बोला जाता है कि मेरी बीमारी किसने ले ली? श्यामा ने ले ली, और अपनी मौत को उसने बुला लिया। और श्यामा ने अपनी अंतिम सांस तक बच्चन जी का ख्याल रखा, और उसने उसकी बीमारी की कीमत चुकाई, और वो कीमत ऐसी चुकाई कि अपनी जिंदगी से उसने हाथ धो बैठी, यानी कि वो खुद मर गई। नमस्कार बच्चों, हमने आगे देखा कि जो हमारे लेखक है हरिवंश राय बच्चन के बारे में, और हमारे जो मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में, जो जो इस कहानी में जो जो बातें बताई गई है कि किस तरह से श्यामा ने अपनी बीमारी, जो हरिवंश राय जी की बीमारी थी, वो अपने शरीर में उसको आ गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम, कि अब हम आप पाठ के आगे की तरफ देखते हैं तो चलते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारे में न था। मैं, मेरी बीमारी जो है उसको मैं यानी कि प्यार करने वाला नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, यानी कि हमेशा आज़ाद था, कोई सोच नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ। शायद मैंने गांधी जी की एक लेख में ही पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। मैंने आगे बताया था इस तरह से, हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया, अपराधी को तो दंड देना चाहिए, यानी कि जो अपने शरीर का ख्याल नहीं रख सकते तो उस शरीर को हमें किसी भी तरह का दंड देना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है, क्योंकि हमारे शरीर में वो बीमारी आ गई इसकी वजह से। आगे बढ़ते, मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। जब मैं बीमार होता था, किसी भी तरह की मुझे जब बीमारी होती तो मैं खाट नहीं पकड़ता, यानी कि मैं खटिया नहीं पकड़ के उससे और ज़्यादा मैं अपने शरीर से काम लेता था। मुझे भरे भट्ट बुखार में, यानी कि बहुत ज़्यादा जब बुखार हो जाता है तब मैं अपनी रात की ट्यूशन भी जाने की याद है। मैं जब बहुत सारा मुझे बुखार हो जाता है फिर भी मैं रात को जो मेरा ट्यूशन क्लासेस होता है वहाँ भी मैं जाता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? कोई जब गरीब है तो गरीब को किसी भी तरह का आराम करने का नहीं है, उसे किसी भी तरह कुछ कमाना है, क्योंकि गरीब आदमी को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है। हरम जिंदगी यानी कि हरामीपन है। ठीक है, आगे बढ़ते, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायता, प्रेरक और प्रोत्साहन लगता है। जब मुझे बुखार होता है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूति से ताप आता है, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता है। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना उबाल देकर उच्छलित करती है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता था। मुझे जितना भी ज़्यादा बुखार होता था उतना ज़्यादा मैं अच्छी तरह से लिखता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम इसमें मालक
होते रहते हैं, नियम अनुसार होते थे। मुझे सामान्य जो बुखार होता था उसमें मुझे नियम अनुसार मैं रेगुलर में अपना जिंदगी जीता था और रेगुलर मेरा काम करता था। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि बुखार तो है और मैं भी हूँ। बुखार है तो मैं मर नहीं गया, मैं भी जिंदा हूँ अभी। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। कौन अच्छी कहानियां लिखता था? किपलिंग। ठीक है। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न दूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं मैंने लिखी थी मुझे जब ज्यादा बुखार हुआ था तब। सबसे बड़ी कविताएं छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो चट्टाने अथवा सिरफिश वृक्ष हनुमान मैंने प्लूरिसी यानी कि क्या होता है, फेफड़े की बीमारी होती है, प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे। कौन पात्र आया अभी? विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। ठीक है, कि मार के पीछे भूत भागे। जब ज्यादा आप काम करेंगे ना तो अपने आप सब बीमारी चली जाती है। बुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। जब जितना ज्यादा काम करोगे तब बुखार अपने आप भागता है। यह बुखार मामूली न था। इतना संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। कितने महीने से बीमार थे? 9 महीने से बीमार थे। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विघ्न संकुल झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशन में मैं जाता था। उसकी आमदनी में कि मुझे जरूरत थी। किताबों की बिक्री कभी अनियमित थी, यानी कि वो किताबें भी बेचते थे। कर्ज सिर पे चढ़ा था, यानी कि कर्ज अपने माथे पे आ गया था, इतना ज्यादा कर्ज हो गया था। बुखार हर दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, इतना बुखार हो गया था कि अब ट्यूशन जाना भी बंद हो गया था। दिन भर स्कूल में पढ़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 यानी कि 102 डिग्री उसको बुखार हो जाता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक तो हो गया है। मेरे मन में था कि शायद मुझे टीबी तो हो गई होगी, ऐसा मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया। हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूथ के बाहर है, यानी कि एलोपैथी की दवा जो मैं दवा ले नहीं सकता क्योंकि वो मेरे वो हम बोलते हैं कि उसको कि मेरे कजे से बाहर है, यानी मुझसे ये खर्चा नहीं हो सकता इतना। क्या उस दिन मेरे जिन्हा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार में लेने जा रहा हूं। बैठी तो कितना अच्छा, क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है? पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मैं जब बीमार था तो श्यामा को अब मेरी बीमारी भीतर भीतर खाए जा रही थी, अंदर से खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से मैंने जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया है कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उससे अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही कर रहा था।
क्योंकि मैं इतना बीमार था तो मेरी बीमारी को किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं रोज़ की जिंदगी जो जी रहा था वैसे ही जी रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उससे मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊँ, यानी कि मैं इसको दिखाऊँ। मैंने टाल मटोल कर दिया तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया कि मैं जब तक डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही होगा, क्योंकि अपनी पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था। डॉक्टर मुखर्जी का भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय हो गया था, यानी कि मेरा मौत का समय हो गया था? क्या इतने ही दिन के लिए आया था? इतना ही गाना गुनगुनाना, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करना, इतना ही दुख संकट उठाना? मेरे अपने अंदर क्वेश्चन उठ रहा था कि मैं इतना ही गीत गा रहा हूँ, तो इतना ही जिंदगी मुझे जीनी थी, इतना ही मुझे श्रम यानी कि काम करना है, दुख संकट मुझे झेलना है। स्वागत ही साथ विदा ही होती है, देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैविध्य लिखा है, यानी कि जो हम विधवा बोलते हैं ना, तो उसने ऐसा सोच लिया कि क्या श्यामा के नसीब में विधवापन लिखा है क्या? आगे बढ़ते। मरने से मुझे डर नहीं लगता था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगता था। कठिन लग रहा था मरने से पहले जीना, क्योंकि पूरे आराम का अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूं, कुल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं, बगैर तनख्वाह से लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह से बल पर घर ही नहीं चला सकता था। जो शालिग्राम था उसका छोटा भाई, तो सिर्फ उसकी तनख्वाह से अपना घर नहीं चल सकता था। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसे भी घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो किसी दूसरी जगह चले जाएंगे तो एक पैसे भी घर पे नहीं भेजेंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबें आम आदमी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, कर्ज भी ज़्यादा है, तो कर्ज भी हमको किसी भी तरह उसको चुकाना है। श्यामा ने मेरी बुखार सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल गई और दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया उसका कांपना सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवासा मार गया। मेरे माता पिता भी टेंशन में आ गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, हम सब घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थ किए, वो सांस लेकर बोला, क्योंकि उस शालिग्राम को यह पसंद नहीं था कि घर को बेच दे। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल में छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री में कुछ रुपये पड़े थे, उससे दवाएं मंगा ली और चार पाई पे लेट गया, यानी कि अपने खटिया पे लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा भी अपनी सेवा साकरी चालू कर दी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही नहीं कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता पे मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरी मरने से पहले ही मेरी मौत है। क्या? क्योंकि वो अपना जो कर्ज उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ था वो रेगुलर चुकाते थे। अगर वो कर्ज नहीं चुकाएंगे तो वो से बोलते थे कि मेरी जो साख है, मेरी जो इज्जत है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। श्यामा के लिए पारदर्शक दर्पण था। उसने पूछा, किस बात की चिंतित हो? चिंता ही खाई रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएंगी? अगर आप इतनी चिंता ही करते रहेंगे तो आपको ये दवाएं जो हम ले रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा, ट्रैक्स सोसाइटी है, ट्रैक्स सोसाइटी में मुझ पर 400 यानी कि कर्ज करीब 100 अन्य मित्रों से भी लिया गया था।
कितना कर्ज था? सिर्फ 400, उस समय का 400। उसने जो उत्तर दिया उसे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर घूम कर देखने लगा, घूर कर उसके सामने देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बात फिर से पहचानने की जरूरत हो। उससे कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारा मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा कि श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वह क्या नहीं कर सकती। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि श्यामा नहीं कर सकती, कि अपना कर्ज नहीं चुका सकती, इसलिए मैं निश्चित होने लगा। मरने के लिए जो मैंने अपने साथ आपको छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। मैं अब तक अपने बारे में ही सोचता था, सब कुछ अपने बारे में सोचता था। कभी मैंने अपनी पत्नी के बारे में यानी कि श्यामा के बारे में कभी भी सोचा नहीं था। तो मुझे जीना चाहिए क्योंकि मुझे श्यामा के लिए जीना चाहिए, क्योंकि श्यामा मेरे लिए इतना कर सकती है तो मैं श्यामा के लिए जी नहीं सकता। श्यामा के लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ के जाऊं तो वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारेगी। चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा, मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा कि मैं ऐसे श्यामा को कर्ज में छोड़ के चला जाऊं। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, एक रास्ता अब भी है, चिंता मत करनी है। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया, यानी कि मेरे पास पैसे खलास हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि मुझे अपना घर जो था वो बेचना नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे पिताजी अपने घर को कभी ना बेचे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनके भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, यानी कि वो अपना आश्रय बनाया था, अपना घर। उसको वो बेचे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को भी अपनी छत के नीचे अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बनाना था। ना जाने राम कहाँ लाए माटी, पर उस समय में कैसे जानता। और एक दिन मुझे यह रास्ता दिखाई दिया कि जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था, किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प से मुझे दृष्टि भी और बल भी दिया। मैंने ऐसा सोचा कि मैं किसी भी तरह ऐसे सबको छोड़ के नहीं जा सकता था, और यही सोच की वजह से मुझे यानी कि ताकत मिली। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज तो बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। हमने पहले आपको ऐसे बात बोली थी। इससे पूर्व कि मैं कुछ और कहूं या पूछूं तो उन्होंने अपने बदनाम मुंहफाट स्वभाव से कह दिया, पैसे नहीं तो जाओ मरो, पैसे नहीं तो जाओ मरो, मुझे कोई अपनी फिक्र नहीं। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। यदि मुझे 100 बरस जीना का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझसे इतना बल न आता जितना मैंने जाओ मरो शब्द से संचय किया। मेरे मन के अंदर बैठ गया। जब डॉक्टर मुखर्जी ऐसा बोल गए कि जाओ मरो, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद नहीं मिलता, मगर ये शब्द मुझे अपने कानों में पड़ने के बाद मैंने सोच लिया कि किसी भी तरह अब जीना है। लड़कपन से मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज के मुझसे परिचित कराया। एक ऐसा इलाज है कि जिससे मुझे उसने ये बताया। किसने बताया? पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद जी ने।
मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडी पानी के टब में बैठकर सिकट बाथ लेने का विधान था, यानी कि जो बाथ रहता है पानी का, उसके अंदर बैठ के, यानी कि ठंडे पानी डाल के उसमें बैठना पड़ता था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध भी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था, कि जो क्षय रोग है, ठीक है, एलोपैथी में उसके अंदर दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक उसको दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना है, जो एक दूसरा इलाज है उसने चिकना यानी कि जो पदार्थ रहता है वो खाना मना है। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर ही रहना था। न दवा कुछ खर्च, न भूखा खुराक का कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, तो मैंने यही इलाज अपनाया, क्योंकि उसमें दूध खाना पड़ता था, एलोपैथी में मक्खन खाना पड़ता था, ठीक है, अंडे खाने पड़ते थे। मगर ये जो दूसरा इलाज था उसके अंदर तो ऐसा चिकने जो खाना होता है वो खाना मना था। इसके अंदर तो सिर्फ सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि खाना पड़ता था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल में भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, तो मैंने जो रात वाली ट्यूशन थी उसको चालू नहीं किया, मगर अपने स्कूल में जाना चालू किया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। जो उसका खर्चा था वो किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन में जिस रास्ते पर भी मैं चला उसे स्वयं पंथ कहा और मेरे पीछे चले। मैंने जो भी रास्ता पसंद किया वो श्यामा हमेशा मेरे पीछे चले। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उससे मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। रात पकड़ तू एक, चला चल जा पाएगा मधुशाला। तू चला जा, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दी, यानी कि उसको भूल ही गई, उसको ठुकरा दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। श्यामा ने कभी भी किसी भी तरह की जो अपने शरीर में जो बीमारी थी वो बीमारी के बारे में कभी भी कुछ भी मुझे नहीं बोला। न कि शायद उसने प्रतिदिन निश्चितता से मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज से नहीं। मुझे हमेशा बल देती रही कि आप ठीक हो जाएंगे। और अब उसकी अंदर की जितने भी बीमार थी उसने सभी बीमारी दबा दी और मेरी सेवा में लग गई। इस आत्मनिमंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता था कि उसे क्या नाम दूं मैं। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो, यानी कि मैं अपने रोग से मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिर गई। तारीख भी याद रखनी है हमें कि किस तारीख से वो यानी कि बच्चन जी ठीक हुए। तो 15 अप्रैल 1936 को ठीक हुए। उसी दिन चारपाई पर गिरी और फिर कभी न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद कितने दिन बीमार रही? 216 दिन बीमार रही और 17 नवंबर 1936 को वो अपने शरीर को छोड़ दिया। कब वो श्यामा कब दुनिया छोड़ के चली गई? 17 नवंबर 1936 को वो अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन में अंतिम 18वें महीने में मुझे और उससे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा।
मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत को दिया पर पराजित हो गया। मैंने बहुत कुछ दिया मगर वो फिर भी पराजित में हो गया। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी है से वह मेरे विशेष में मृत्यु की अंतिम सांसें तक चिंता विमुक्ति रही। जब तक वो मर गई तब तक वो मुझे हमेशा ऐसे ही बोलती रही कि आप चिंता मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो, आप कोई किसी भी तरह का टेंशन यानी कि उपाधि मत करो, क्योंकि मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है, यानी कि ये 6 नंबर का जो लेसन है हिंदी के अंदर 9 स्टैंडर्ड का, यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरे स्टूडेंटों को एक बात बतानी है कि आप मेरे जब वीडियो देखें तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपको नया वीडियो आपको देता रहूँगा तो आपको पहले पता चल जाता है कि ये नया वीडियो हिंदी का आ गया है, तो उसमें पढ़ने की। और कोई भी आपको कमेंट करनी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपनी कमेंट मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी कमेंट के बाद आपको उसका जवाब दे सकूँ। ठीक है मित्रों, थैंक यू।